नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। डरा हुआ नेता पराजित नेता से पार्टी के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है और महाराष्ट्र में डरे हुए नेताओं की इस समय कतार लगी हुई है। और बात करें तो तीनों पार्टियां, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो पार्टियां हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, तीनों डरे हुए, तीनों पराजित हैं। आप सोचिए कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव और विधान परिषद के चुनाव कब हुए थे। उसमें कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कब की थी। उसके लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं। उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने अपना ऑब्जर्वर भेजा है महाराष्ट्र। इससे पार्टी की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ट्रस्ट वोट में जब एकनाथ शिंदे विश्वास का मत हासिल कर रहे थे तो कांग्रेस के 11 विधायक, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी शामिल हैं, ट्रैफिक में फंस गए। 1-2 नहीं, पूरे 11 विधायक, और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत पार्टी नहीं जुटा पा रही है इनमें से किसी के खिलाफ। उधर एनसीपी की हालत ये है कि शरद पवार का जो पूरा आभा मंडल था वो चकनाचूर हो गया है। उनके पास जादू की छड़ी है, ऐसा उनके लोग मानते थे कि कोई भी सरकार बना सकते हैं, कोई भी सरकार गिरा सकते हैं। और वो सरकार तो उन्होंने 2019 में बनवा ली, लेकिन सरकार को गिरने से बचा नहीं पाए और सरकार को 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनने से रोक नहीं पाए। दावा कुछ भी करते रहे हों। लेकिन मैं आज बात कांग्रेस या एनसीपी की नहीं कर रहा हूँ। आज बात कर रहा हूँ शिवसेना के, बची हुई शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे की, बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे की। बाला साहब ठाकरे का जो राजनीतिक कद था, उसके सामने उद्धव ठाकरे आज बौने नज़र आ रहे हैं। कहीं कोई मेल नहीं है। वो सिर्फ बाला साहब ठाकरे के जैविक पुत्र हैं, इसके अलावा राजनीति में उनके बराबर या उनके आसपास भी खड़े होने की उनकी हैसियत नहीं है। शुक्रवार को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो कुछ बोले, अब आप देखिए कि कोई पार्टी, कोई अगर जनाधार वाला नेता होता है तो उसकी ताकत क्या होती है? उसकी ताकत होती है लोग, उसके समर्थक, उसके प्रशंसक, उसके वोटर, उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी। उनकी बात करता है कि हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ जो है जनभावना है, हमारे साथ जो है हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे साथ हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि हमने वकीलों से बात कर ली है और हमारे वकीलों ने कहा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना का चुनाव चिन्ह नहीं ले सकते। तो मामला चुनाव चिन्ह की लड़ाई पर आ गया है। और गुरुवार को ही ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 67 कॉरपोरेटर्स में से 66 ने ज्वाइन कर लिया है एकनाथ शिंदे का ग्रुप। उसके बाद ये सिलसिला मतलब ख़त्म नहीं हुआ, ये सिलसिला शुरू हुआ है। इसके बाद आएगा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। वहाँ अब चुनाव होने वाले हैं। अभी कॉरपोरेटर्स के इधर उधर जाने का मतलब नहीं है, लेकिन कौन कहाँ है, कितनी बड़ी संख्या में है, इसका पता चलता है। अब एक नई जो है याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा है उद्धव ठाकरे गुट ने कि हमने जो सारे 40 विधायक हैं, बागी विधायक, उनकी नज़र में उन सबको सदस्यता से अयोग्य ठहराने का नोटिस जारी किया है। ये भी सवाल उठाया है कि इनको 16 पहले जिनको नोटिस दिया गया था, उनको चुनाव में, चाहे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो या विश्वास मत हो, उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था या नहीं होने देना चाहिए था। उसके अलावा उन्होंने नवनिर्वाचित जो विधानसभा अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कुल 15 विधायक बचे हैं साथ में 55 में से, और दावा है समूचे का। दावे पर दावा होता रहा कि इस दिन आ जाएंगे, 15 विधायक संपर्क में हैं, 20 में है, गुवाहाटी से आते ही आ जाएंगे। कोई कह रहा था कि गुवाहाटी से 40 लाशें आएंगी। तमाम तरह की बातें हो रही थी। अब आप उद्धव ठाकरे को देखिए तो उस व्यक्ति की तरह नज़र आता है जिसका सब कुछ लुट गया है, लेकिन वो अभी होश में नहीं आया है। उसको लग रहा है कि वो पहले जैसी ही स्थिति में है। उद्धव ठाकरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ही नहीं गई उनकी, पार्टी भी उनके हाथ से निकल रही है।
और रोज़ बरोज़ उनका जो व्यवहार है उससे और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। अब भी उनकी ओर से कहा जा रहा है, उनकी पार्टी की ओर से, कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है वो बरकरार है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ही उद्धव ठाकरे के सर्वनाश का, राजनीतिक सर्वनाश का कारण है। उसको अब भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो गले में सांप लटका कर घूमेंगे आप तो वो तो डसेगा ही डसेगा। तो उसने डस लिया, लेकिन आप अब भी हटाने को तैयार नहीं हैं। तो ये बात उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रही है कि उनकी जो पराजय हुई है वो हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ने के कारण हुई है। जिस तरह से लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर वो सेकुलर जमात के साथ खड़े नज़र आए, शिवसेना के कार्यकर्ताओं में निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, वो चाहे सांसद हों, विधायक हों, या फिर कॉरपोरेटर हों, या ग्राम पंचायत के सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों, इन सबको लगने लगा कि अब जिस रास्ते पर उद्धव ठाकरे चल रहे हैं वो बाला साहब ठाकरे का दिखाया हुआ रास्ता नहीं है। तो इसमें जो है, इस पर चलकर हमारी राजनीति आगे बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ मुश्किल क्या है कि वो दूसरों की गलती से सबक सीखने को भी तैयार नहीं है। इस देश में एक पार्टी है जिसका नाम कांग्रेस है। वो पार्टी जब से डाइनिंग टेबल से चलना शुरू हुई, जब डाइनिंग टेबल पर फैसले होने लगे पार्टी और सरकार के बड़े बड़े, तब से वो पार्टी का ग्राफ यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा है और वो कहाँ ज़मीन के अंदर चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन उसके नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है। अब भी पार्टी डाइनिंग टेबल से ही चल रही है। परिवार के लोग जो उस डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं वही फैसला करते हैं पार्टी में कौन क्या बनेगा, किस स्थिति में होगा, किसको राज्यसभा में भेजेंगे, किसको विधान परिषद में भेजेंगे, किसको चुनाव में टिकट देंगे, किसको पदाधिकारी बनाएंगे, ये सब कुछ वहाँ से तय होता है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की ये दुर्दशा देखने के बावजूद अपनी सरकार और फिर अपनी पार्टी भी किचन कैबिनेट के जरिए चलाने की कोशिश की। उनकी पार्टी में और सरकार में फैसले में उनके बेटे और उनकी पत्नी का महत्वपूर्ण योगदान हो गया, महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। और वो लगातार अपने शिव सैनिकों से, कार्यकर्ताओं से, पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से कटते चले गए। लेकिन उनको पता भी नहीं चला कि ये ऐसा हो रहा है उनके साथ। और अब भी उनको ये एहसास नहीं हुआ है कि उन्होंने गलती क्या की है। आप सुधार तब सकते हैं जब आपको एहसास हो कि आपने गलती क्या की है, तभी सुधार के कदम उठा सकते हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे जो कुछ कर रहे हैं वो एक पराजित मानसिकता का नेता ही कर सकता है। वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमारा है, हमसे छीन लिया, हमको लौटा दो। और उनको लगता है कि राजनीतिक लड़ाई जो है वो अदालत में लड़ी और जीती जा सकती है। अदालत में वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका जो पक्ष है वो कमज़ोर दिखाई दे रहा है, ये किसी को भी दिख सकता है। जब आपके 55 में से 40 विधायक चले जाएं तो आप बहुमत का दावा कैसे कर सकते हैं। अब जो दूसरी लड़ाई है पार्टी की वो तो चुनाव आयोग में होगी, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट को 11 जुलाई को, फिर 12 को सुनवाई है। 11 जुलाई को ये जो नोटिस था उसका जवाब देना है शिंदे गुट को। उसके अलावा 12 जुलाई को इस पर सुनवाई है मामले पर। उसके बाद फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट कि जो 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया गया था वो कानूनी दृष्टि से ठीक था या नहीं। एक दूसरी बात, उपाध्यक्ष जिन्होंने ये नोटिस दिया क्या वो कॉम्पिटेंट थे इसके लिए, क्योंकि उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस था। अब वो नोटिस क्या कानूनी दृष्टि से मान्य है जिसको चैलेंज कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और डिप्टी स्पीकर। इन सवालों पर फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला नहीं करेगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ रहेगी कि एकनाथ शिंदे के साथ। इन दोनों नेताओं के बारे में फैसला जो होना है वो शिवसेना के कार्यकर्ता, उसके समर्थक, उसके मतदाता करेंगे। और अभी तक जो परिस्थिति दिखाई दे रही है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के लिए अब जो बचा है उसको भी बचा कर रखना मुश्किल है, क्योंकि एक चुनाव की देर है और वो चुनाव बीएमसी के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे
और उसी में फैसला हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य क्या है। जिस बगावत में छगन भुजबल फेल हो गए, नारायण राणे फेल हो गए, उसके अलावा राज ठाकरे फेल हो गए, उसमें एकनाथ शिंदे सफल हो गए। क्यों हो गए? जब इन तीनों ने बगावत की थी उस समय शिवसेना ने हिंदुत्व का दामन नहीं छोड़ा था। ये एक सीधी सी बात उद्धव ठाकरे की समझ में नहीं आ रही है। एकनाथ शिंदे कामयाब नहीं हो पाते इन तीनों की तरह अगर उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का साथ नहीं छोड़ा होता। हिंदुत्व ही शिवसेना की संजीवनी थी और उसी को जो है उद्धव ठाकरे ने ठुकरा दिया और नतीजा सबके सामने है। आज एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बड़े नेता बनकर उभरे हैं और इसका पूरा श्रेय मैं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे को ही है। उन्होंने परिस्थितियां ऐसी पैदा की जिसके कारण एकनाथ शिंदे का कद अचानक बहुत बड़ा हो गया। एकनाथ शिंदे शिवसैनिक हैं, संगठनकर्ता अच्छे हैं, वफादार हैं पार्टी के प्रति, नेतृत्व के प्रति, ये सब हमको आपको पता था। लेकिन एकनाथ शिंदे हिंदुत्व को लेकर, इस विचारधारा को लेकर इतने प्रतिबद्ध हैं, इतने निष्ठावान हैं, ये पता चला है पिछले 15 दिनों में। और ये जब पता चला है तो इसकी विश्वसनीयता तुरंत बन गई है। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि एकनाथ शिंदे को हिंदुत्व से कोई लेना देना उनका नहीं है। ये इस बात पर उद्धव ठाकरे ने खुद उनको चैलेंज नहीं किया है। ये नहीं कहा कि एकनाथ शिंदे ने केवल राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए या सत्ता के लिए जो है हिंदुत्व का सहारा लिया। एकनाथ शिंदे ने साफ साफ और ऐसी चीज़ों पर विश्वसनीयता बनती कैसे है? बनती इससे है, ये नहीं कि आपको क्या मिला, आपको क्या मिल रहा था जो आपने नहीं लिया। ये खुद स्वीकार कर चुके हैं उद्धव ठाकरे कि वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थे और एकनाथ शिंदे को पता था और सबको ये अंदाज़ा था कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो उनको डिप्टी सीएम का पद मिलेगा, उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर जो उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो, जो इस बात के लिए भी एक तरह से तैयार था कि उसकी सदस्यता भी जा सकती है। अगर इन 40 में से 4-5 लौट गए होते तो इन सब की सदस्यता चली जाती। इसका खतरा, इसका जोखिम मोल लेकर उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर टिके रहना बेहतर समझा। तो सत्ता के लिए या मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने बगावत की, ये उद्धव ठाकरे जनता की नज़र में साबित नहीं कर पाए। लेकिन एकनाथ शिंदे ने ये साबित कर दिया कि सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया। हिंदुत्व के विरोधियों की गोद में जाकर बैठ गए, उनसे समझौता कर लिया। यही कारण है कि आपको अभी आने वाले दिनों में दिखेगा अलग अलग ज़िलों में जो है जितने भी कॉरपोरेटर हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उनमें से ज़्यादातर एकनाथ शिंदे के साथ आएंगे। अभी तो राष्ट्रपति का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद संसदीय दल में जो है विभाजन होगा। 12 से 14 सांसद शिवसेना के उद्धव ठाकरे का गुट छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आने के लिए तैयार है। तो उद्धव ठाकरे के लिए आगे का रास्ता और कठिन होने वाला है, लेकिन वो एक पर एक गलती करते जा रहे हैं। उन्होंने व्यंग किया एकनाथ शिंदे पर कि एक ऑटो ड्राइवर मुख्यमंत्री बन गया। ठाणे में जितने ऑटो ड्राइवर थे, ऑटो रिक्शा वाले, उन सब ने टी शर्ट पहनी, लिखा हुआ था नारा मराठी में, जिसका हिंदी में मतलब कि मैं भी रिक्शा वाला और मैं भी मुख्यमंत्री। ये वही नारा था जो एक समय प्रधानमंत्री के खिलाफ जब चौकीदार चोर है का नारा दिया था राहुल गांधी ने, तो लोगों ने ट्विटर पर अपना लिया था और वो एक अभियान बन गया था, पूरा विमर्श बदल गया था। तो उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आता कि जनता में किस बात का अच्छा असर होता है, किसका बुरा, वरना ये बात न बोलते। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में उन्होंने जो बात कही, उससे शिवसैनिक जो उनके साथ हैं उनका मनोबल और गिरेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में पत्रकारों ने कुछ कहा कि भाई जो बात अभी आपने मराठी में बोली है वो हिंदी में बोल दीजिए। उन्होंने कहा मैं हिंदी में जो है अपनी बात अच्छी तरह से रख नहीं पाऊँगा, इसलिए हिंदी में नहीं बोलूँगा। एकनाथ शिंदे को आपने कभी सुना ऐसा बोलते हुए? उन्होंने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मराठी हिंदी दोनों में बोले।
तो उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या गलती कर रहे हैं, तो उनमें सुधार कभी नहीं आ सकता। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।